तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम के। तो देखिए, पहले बात करेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1987 से, और 2023 में जो सर्वेक्षण हुआ वो था 17वीं नंबर का। और जो ये प्रकाशित होता है देहरादून से होता है, हर 2 साल में एक बार रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। अब बात करते हैं 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 24.62% भाग पर वन है। जो भारत का टोटल एरिया है उसमें कितना पे वन है, तो 24.62% पे है। अब क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में, सबसे कम हरियाणा में, और सर्वाधिक वृद्धि में पूछे तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में जो पहले क्षेत्रफल जो है वो टोटल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल होता है तो 2,40,928 पड़ता है, जो भारत के टोटल क्षेत्रफल में 60.33 का योगदान देता है। 60.33 का योगदान देता है उत्तर प्रदेश पूरे भारत के क्षेत्रफल में। अब बात करें कि वन यूपी में जो वन है और वृक्ष है दोनों कितने हैं, तो दोनों कितना पड़ जाएगा 22,239, और यूपी के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, वन को भी मिला लें और यहाँ के एरिया को भी मिला दें, टोटल पड़ेगा 9.23%, इतना हो जाता है। अब वन की बात करें तो वन कितना है, तो 6.15% है, और वृक्ष कितना है, तो 3.08% है टोटल। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो मैक्सिमम जो है सोनभद्र में है, मिनिमम जो है भदोही में है। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें वन और वृक्ष की, तो मैक्सिमम जो है सोनभद्र में है, मिनिमम जो है भदोही में है। अगर आपका भी वीडियो का एग्जाम है, कल से तो शुरू है, और आज आपको पढ़ लेना है तीनों पार्ट जो मैंने अपलोड किया है, और ये वीडियो 1 घंटे बाद आपको पूरे तरीके से तीनों पार्ट एक साथ में मिल जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो वो वीडियो अपलोड होगा तो वो भी देख लीजिएगा, और अगर नहीं देखें तो पीछे का भी जाके देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सर्वाधिक वृद्धि तो सहारनपुर में, और सबसे कम तो सोनभद्र में होता है। 2019 की तुलना में 2011 में 12.24 क्षेत्र की वृद्धि यूपी में दर्ज की गई है। अब पहली वन नीति कब आई, तो 1952 में आया, और वर्तमान में 2017 वन नीति है। सर्वाधिक झाड़ियों का अगर बात करें तो सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ पे हैं, तो आपके आगरा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आदित्यनाथ योगी जी हैं। और वहीं बात करते हैं राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। और विधानसभा के बारे में देखें तो विधानसभा जो उत्तर प्रदेश का है द्विसदनी है, और परिषद में 100 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं। राज्यसभा में टोटल 31 सीटें यूपी लेता है, और लोकसभा में टोटल 80 सीटें रखता है। अब बात करते हैं लेजर तकनीक पर आधारित भारत की पहली नक्षत्रशाला तारामंडल, तो कहाँ पे है, तो रामपुर उत्तर प्रदेश में, और इसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नक्षत्रशाला या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रखा गया है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में पड़ता है, शनि ग्रह के आकार का ये है। और अगला पॉइंट देखते हैं वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये गोरखपुर में है और ये सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, जवाहरलाल नक्षत्रशाला, ये प्रयागराज में आपका पड़ता है। और अगला पॉइंट देखते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। मैं रियली बता रहा हूँ, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है, तो बहुत अच्छे से जो इंपॉर्टेंट लगे आपको क्या करना है, उसको लिख भी लेना है। तो बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 1 की, तो भारत प्लस इंडिया यूनियन स्टेट इसको कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया कहा जाता है, और ये यूनियन स्टेट ऑफ है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, उसमें क्या है, तो उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। और अगला बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आगे के पॉइंट्स हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि का शासन है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जात, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना। और अनुच्छेद 16 में क्या है, सरकारी नौकरी में आरक्षण। और अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत। तो अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 19 में क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और बात कर लेंगे आर्टिकल 21, तो प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21A के बारे में बात करेंगे तो शिक्षा का अधिकार है, और अनुच्छेद 23 से 24 की बात करेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 25 से 28 बात करेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 29 से 30 की बात करेंगे तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 32 की अगर बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 39A की बात करें तो निःशुल्क विधिक सहायता इसमें आपको मिलेगा, और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता जो गोवा से रिलेटेड है, और एक समान सिविल संहिता अभी तक कहाँ लागू है तो ओनली वन गोवा। बात करते हैं अनुच्छेद 50 की, तो कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बात किया गया है। और बात करते हैं अनुच्छेद 51 के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के बारे में बोलता है। और अनुच्छेद 52 क्या कहता है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। और अनुच्छेद 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद की शपथ और किसके द्वारा होता है, तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। और अनुच्छेद 61 क्या कहता है, तो महाभियोग जो राष्ट्रपति पे लगता है, राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 63 के बारे में, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो अनुच्छेद 63 में बताया गया है। और बात करें अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया है, तो क्षमादान शक्ति, अगर राष्ट्रपति किसी को चाहे तो क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 76 में क्या बताया गया है, तो महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और बात कर लें आर्टिकल 79 में क्या बताया गया है, तो संसद के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 80 में क्या बताया गया है, तो राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में क्या बताया गया है, तो लोकसभा के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये तीनों याद करने हैं किस किस, ये जैसे ये तीनों हैं किस किस अनुच्छेद में ये आता है, तो एक ट्रिक मैं बताया दे रहा हूँ जो बहुत ईजी है। तो मान लो ऐसे लिख लो आप ल, ठीक है, सरल लिख लो। अब ये 79, ये 80 और ये 81, मतलब 79, 80, 81, 100 से हो गया संसद, और र से हो गया राज्यसभा, और ल से होगा लोकसभा। तो 100 से संसद 79 में, र से राज्यसभा 80 में, और ल से लोकसभा 81 में, तो याद होगा इजी। अब बात करेंगे आर्टिकल 93, तो इसमें लोकसभा स्पीकर के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट होगा वो 108 आर्टिकल होगा जिसमें संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 110 के बारे में बात करें तो धन विधेयक के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 112 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 123 के बारे में क्या बताया गया है, तो उसमें अध्यादेश के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 124 के बारे में क्या बताया गया है, तो उसमें बताया गया सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 129 तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 148 में क्या बताया, तो कैग का उल्लेख किया गया है। और 153 में क्या बताया गया है, तो 153 में भारत में राज्यपाल और प्रत्येक राज्य, मतलब जितने भी राज्य हैं उसके बारे में, राज्यपालियों के बारे में व्याख्या किया गया है। और आर्टिकल 165 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 213 में तो राज्यपाल का अध्यादेश होगा। अनुच्छेद 226 में तो हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करना। और अनुच्छेद 243 से 243 तक में क्या बताया गया, पंचायती राज भाग 9 और 73वें चार्ट एक्ट 1992 के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 266 की बात करते हैं तो संचित निधि के बारे में बताया गया है। और 280 में वित्तीय आयोग के बारे में। और 300A में संपत्ति का अधिकार, आपको पता होगा, लीगल राइट। और अनुच्छेद 315 UPSC के बारे में बताया गया है। और 324 के बारे में, 324 किसके बारे में बताता है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। और 338 किसके बारे में बताता है, तो NCSC के बारे में बताता है। और 338A किसके बारे में बताता है, तो NCST और चार्टर एक्ट 89 के बारे में बताता है। और थोड़ा सा और देख लेते हैं। और अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया, तो राज्यभाषा, जो टोटल राजभाषा है वो 22 भाषाएं होंगी। अनुच्छेद 352 के बारे में राष्ट्रपति आपातकालीन में आपात
काल लगा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 394 में 26 नवंबर 1949 को लागू और अनुच्छेद 16। अब अगला पॉइंट देखते हैं कौन सा है, तो विश्व के प्रमुख पर्वतमाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, तो साथ साथ में आपको नोट भी करते रहना है। अगर बात कर लें एंडीज की, तो एंडीज जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप में है और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। पर्वतमाला मतलब आप समझ रहे हो ना, समझ ही रहे होगे। जैसे मान लो एक तो होता है ऊंचाई, जैसे माउंटेन एवरेस्ट है, ये है माउंटेन एवरेस्ट सबसे ऊंचा, और ये पूछ रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। तो मान लो ये भी पहाड़, 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 ये लगातार एक साथ में जुड़े 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 जा रहे हैं। तो ये 7 देशों में है और 7000 किलोमीटर में फैला हुआ भी है। अब बात करते हैं राकी, तो राकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और एटलस कहाँ पे है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। काराकस और आल्पस कहाँ पे है, तो यूरोप में है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण आल्पस कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है। ये पर्वतमाला थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं भी हैं। अब विश्व की प्रमुख चोटियों के बारे में देख लेते हैं। तो माउंटेन किलिमंजारो तो तंजानिया अफ्रीका में पड़ता है और विंसन मेसिप अंटार्कटिका महाद्वीप में पड़ता है। और माउंटेन एवरेस्ट की अगर बात करें तो नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर है। और बात करें माउंटेन एवरेस्ट, तो इसको सागर माथा भी नेपाल के लोग इसको बोलते हैं। और एल्ब्रस के बारे में बात करें तो यूरोप में हाईएस्ट पीक है, कराकस पर्वतमाला में स्थित है ये। और माउंटेन मैकिल्ले के बारे में बात करें, जिसको देनाली भी बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। एकांकागुआ की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। और कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम की है। K2 की अगर बात करें तो K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। और सैंडल पीक की बात करें तो एक अंडमान निकोबार में स्थित है, ये भारत में ही है। और K2 भारत का सबसे बड़ा भी है। विश्व के प्रमुख घासों के बारे में बात कर ले तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए टॉपिक। जो घास का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो पंपास की बात करें तो ये अर्जेंटीना देश में होता है। और लानोज घास की बात करें तो वेनेजुएला में होता है। वेल्डस घास की बात करें तो साउथ अफ्रीका में होता है। डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स को ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। और अगर पुस्ताज बात करें तो हंगरी में। और पेरिरीज घास कहाँ पे होता है, तो नॉर्थ अमेरिका में पेरिरीज घास होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और 2 मरुस्थल हैं, जो गिब्सन है और ग्रेट बैक्टीरियन है, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। और गोबी की बात करें तो मंगोलिया चाइना में है। और बात करें अल नेफूद और रब अल खाली, तो ये सऊदी अरब में है। और टकला मकान चीन में है। और आटाकामा ये आपका पेरू चिली में है। और पेटागोनिया ये अर्जेंटीना में है। और कालाहारी जो पड़ता है वो आपका बोत्सवाना अफ्रीका में पड़ता है। विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी, तो कोटोपेक्सी जो है इक्वेडोर में पड़ता है। और विसुटस इटली में पड़ता है। और बात करें सिनाबुंग, जिसको मेरापी भी बोलते हैं, इंडोनेशिया में है। और स्ट्राम्बोली ये भूमध्य सागर पे है। और बात करें मोनोलाओ, तो हवाई द्वीप यूएसए में है। और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, भूमध्य को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी है। भूमध्य को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कांगो नदी काटती है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, तो लिम्पोपो नदी काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो माही नदी काटती है। आपको मैं बता दूं कि ये तीनों जो आपके लिए होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बार इसको नोट कर लो या इसको 2 बार पढ़ लो, 1-2 बार, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिस्र को नील का वरदान कहा जाता है। और नर्मदा प्लस सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, यांगटीसी नदी है। और डेन्यूब नदी का उद्गमन तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होता है। और डेन्यूब जो है सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। और डेन्यूब नदी जो है ग्रीन रिवर भी इसको बोला जाता है। अब यूपी में जो वन्यजीव विहार हैं उनसे रिलेटेड बात करते हैं। तो यूपी का पहला वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा जीव विहार जो चंदौली में है, स्थापना कब होता है, तो 1957 में होता है। और यूपी
का पहला पक्षी विहार तो नवाबगंज पक्षी विहार है जो उन्नाव में पड़ता है। अब बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये न्यूनतम रामसर साइट में जुड़ने वाला है और ये संत कबीर नगर में है। यूपी में रामसर साइट में टोटल 10 और भारत में टोटल 75 जुड़े हुए हैं। अब माता टीला की बात करते हैं। माता टीला परियोजना तो बेतावी नदी पर बनाया गया है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार तो ये बहराइच में है और स्थापना 1976 में होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, सारा कुछ आपको अच्छे से देखना है। रानीपुर वन्यजीव विहार तो चित्रकूट स्थापना कब होता है? 1977 में होता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व तो लखनऊ में और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व हो जाता है। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की बात करें तो ललितपुर में होता है और स्थापना कब होता है? तो 1977 में होता है। सूर सरोवर पक्षी विहार की बात करें तो ये आगरा में है और स्थापना कब होता है? तो 1991 में होता है। और बेंती पक्षी विहार की बात करें तो ये कुंडा में है, स्थापना कब होता है? 2003 में होता है। उत्तर प्रदेश की रामसर साइट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 ही तो रामसर साइट है। तो बात करते हैं बखीरा पक्षी विहार तो संत कबीरनगर में पड़ता है। हैदरपुर पक्षी विहार तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच में पड़ता है। नवाबगंज पक्षी विहार तो उन्नाव में पड़ता है। और समत पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? तो मैनपुरी में पड़ता है। और सांडी पक्षी विहार कहाँ है? तो हरदोई में है। और सरसई नवर करके है, इटावा में है। और सूर सरोवर कहाँ पे है? तो आगरा में है। ऊपरी गंगा नदी तो ये कहाँ पे है? ब्रज घाट से नरोरा स्ट्रेट चक है। और पार्वती अर्गा के बारे में बात करें तो ये गोंडा में पड़ता है। और समसपुर पक्षी विहार की बात करें तो ये रायबरेली में पड़ता है। अब बात करते हैं इतिहास के प्रमुख पुस्तक। तो इतिहास की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं आपके लिए। तो मुद्राक्ष तो विशाखा दत्त इसके लेखक हैं। कादम्बरी तो बाणभट्ट हैं। मृच्छकटिकम तो शूद्रक की है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। और सियुकी हेवेनसांग की है। और इंडिका मेगास्थनीज की है। किताब उल हिंद या तहकीके हिंद अलबरूनी ने लिखा था। वांदी जीवन तो सचिंद्र सन्याल ने लिखा है। राज्य त्रंगड़ी कलहड़ के द्वारा बताया गया है। और अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का पुस्तक है। और लीलावती भास्कर सेकेंड का है। और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर रामजेंद्र प्रसाद का है। अब बात करते हैं कुछ और पुस्तकें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन सी हैं? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले का है। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद का है। और महाभाष्य पतंजलि का है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पड़ता है आपका पड़ता है कानपुर में। और सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट पड़ता है वो भी कानपुर में पड़ता है। दलहन अनुसंधान केंद्र पड़ता है कानपुर में पड़ता है। और आगे बात करते हैं तो लखनऊ में कौन कौन से हैं? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लखनऊ में है। मैंगो अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। कृषि अनुसंधान केंद्र भी इधर ही है। अब बात करते हैं पक्षी तो पक्षी से रिलेटेड कौन कौन से हैं? तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब कि सेंट्रल पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इज्जतनगर में है। और भारतीय कालीन उद्योग संस्थान कहाँ पे है? तो यहीं पे है। और शायद मीट रिसर्च सेंटर भी इज्जतनगर में ही है। और बात करते हैं अगला भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान का है तो वो भी वाराणसी में है। अब बात कर लेंगे कुछ प्रमुख सम्मान के बारे में। पुरस्कार सम्मान कौन कौन से हैं? तो व्यास सम्मान तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी उपन्यास पागल खाना इसके लिए। और सरस्वती सम्मान तो शिव शंकरी को मिला है। किसके लिए मिला है? सूर्यवंशम के लिए मिला है। और साहित्य सम्मान हिंदी के लिए तो बद्री नारायण इनको किनको लिया? ठुमरी के शब्द के लिए मिला है। और एबल पुरस्कार तो लईस केप रली के लिए मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पिछला वाला किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। रेत की समाधि के लिए मिला है। और अगला देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला है? तो रिकी केज को मिला है। और प्रित्जकर पुरस्कार तो डेविड चिप्परफील्ड को मिला है। किसके मिला है? वस्तुकला के लिए मिला है। और अगला देखते हैं ऑस्कर में बेस्ट एक्टर कौन है? तो
ब्रेंड फ्रेजर फिल्म द वेल, जो फिल्म द वेल था इसके लिए मिला है, द वेल के लिए मिला है। किसको मिला है? ब्रेंड फ्रेजर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो मिशेल योह एशिया की फर्स्ट महिला एक्ट्रेस ऑस्कर पाने वाली ये महिला हैं। अब बात कर लेते हैं IIFA अवार्ड के बारे में। तो बेस्ट फिल्म कौन सा रहा है? तो गंगूबाई रहा है, कठियावाड़। और बेस्ट एक्टर कौन रहा है? तो राजकुमार राव रहे हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही हैं? तो आलिया भट्ट रही हैं। और मिस इंडिया की बात करें तो नंदिनी गुप्ता रही हैं, जो राजस्थान की हैं। और सेकंड पे अगर बात करें तो लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया आशा भोसले को। और आशा पारेख, तो इनको दादा साहब फाल्के से नवाजित किया गया। और बोनी ब्रियल, इनको मिस यूनिवर्स दिया गया। ये था आपका पार्ट नंबर 2, जिसमें सारा कुछ हमने बहुत अच्छे से कवर कराया आपको, जो कि सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप देख सकते हैं जितने भी आर्टिकल्स थे, पश्चिम बिहार थे, संशोधन थे, और आपका वो भी था, क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट था, और यूपी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स थे, सारे कुछ हमने करा दिए। ये पार्ट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में आपको 3 पार्ट, फर्स्ट एपिसोड, सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, सब एक साथ में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि थोड़ी देर बाद